नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा कांग्रेस को अब नया कप्तान मिल गया, लेकिन गुटबाजी कब खत्म होगी ये सवाल अभी भी बरकरार है। दरअसल मौका नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की ताजपोशी का था। ताजपोशी के बहाने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश की। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक 21 जगह काफिले को रोका गया, स्वागत हुआ और स्वागत का जो नजारा था वो भी बेहद दिलचस्प था। पूरी ताकत दिखाई गई, लेकिन स्वागत कार्यक्रम में हुड्डा गुट के विधायक और कार्यकर्ता ही नजर आए, ऐसी भी खबर है। कई चेहरे गायब दिखाई दिए, हालांकि इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा कि अगर कई चेहरे गायब हैं तो कुछ न कुछ व्यक्तिगत उनकी वजह रही होंगी, लेकिन उससे इतर भी अगर हम बात करें तो सोनीपत, पानीपत, घरौंडा, ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। दीपेंद्र हुड्डा एक तरीके से नेतृत्व करते दिखाई दिए। उदय भान मौजूद थे और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और तीनों ही एक कार में सवार थे। वहां उन तीनों का भव्य स्वागत कार्यकर्ता करने के लिए तैयार थे। 21 जगह, यानी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल 21 ऐसी जगहें थी, अलग अलग स्पॉट थे जो कि पहले से चिन्हित और तय किए गए थे, जहां पर इन लोगों का काफिला जब गुजर रहा था तो उसे रोककर वहां स्वागत किया गया। एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अगर पिछले चुनाव की अगर आप बात करें, उस वक्त में भी जब चुनाव परिणाम निकल कर आए तो कहा गया कि जो परिणाम कांग्रेस के लिए आए हैं, अगर हुड्डा के हाथ में कमान पूरी पहले ही दे दी गई होती तो ये परिणाम बदल जाता। सवाल इसी बात का था कि अब क्या जो बदलाव किया गया है वो बदलाव, उससे कोई लाभ मिल पाएगा? अगर यहां पर नया कप्तान मिला है तो नए कप्तान से क्या अब परिवर्तन आएगा परिणाम में? लेकिन हुड्डा का जो ताजपोशी का एक तरीके से तरीका रहा कि हाँ, उनके जरिए उदय भान को जिम्मा मिला है और पीछे हुड्डा ही हैं, तो अब यहां पर कुल कमान जो है वो हुड्डा के हाथ में आ गई। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल जवाब सिर्फ इतना दिया जा रहा कि दरअसल ये एक पार्टी है और इस एक पार्टी में संदेश भी एक ही जाएगा। इस प्रकार से वर्करों का जोश देखा, जगह जगह अब सुबह से चले जोश, समर्थन बहुत कम देखने मिलता। उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा के लोग, जनता, हरियाणा के कार्यकर्ता सारे मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार से जो है रुष्ट हो गए हैं। वो आज सरकार से के एक भी फैसले का, जनहित का कोई फैसला सरकार से, और केवल ऑल्टरनेटिव जो है कांग्रेस पार्टी भी देख रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में देख रहे हैं जो आज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रास्ते में नहीं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज नवनिर्वाचित, तो आज जो मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता स्वयं अपने आप सब एक हो गए हैं और मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, इस सरकार को धक्का देने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूत संगठन बना के इस कार्यक्रम में लगेगी और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेगी। आज पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ जा रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी की झूठी बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार को बदलने के लिए कृत संकल्प है। जो आज महंगाई से जनता त्रस्त है, जिस तरह से बेरोजगारी से त्रस्त है, जिस तरह से सारे हरियाणा प्रदेश को कर्जा में धकेल दिया गया है सरकार ने, हमारे इनकी कोई किसी तरह की सोच नहीं। जहां हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पर थे, आज पूरी तरह से हर जगह हम सबसे पिछड़ी हो रहे हैं। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज क्राइम अपराध में नंबर 1 है। पूरी तरह से सरकार जो भाजपा जसपा की भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस भ्रष्ट सरकार को खड़ा करने के लिए आज पूरा जो युवा और सारा जो लोग, हरियाणा प्रदेश की जनता आज सड़कों पर है। और आज हम पूरी तरह से इस बात का कह सकते हैं कि पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की बयार बहुत तेज़ी से चल रही है और ये आंधी जो तूफान बनकर निकलेगी और इसको भाजपा की जड़ों को उखाड़ करके इसको निस्तानाबूद करने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। जी हाँ, तो ताकत दिखाने की कोशिश तो की गई, लेकिन परिणाम क्या होगा? जो आंधी चली है, वो जो तूफान चला है, उसमें कौन तबाह होगा ये तो अब भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल भविष्य दिख रहा कि हुड्डा ही कमान संभाल रहे। दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए।
लोगों में एक आशा की किरण जगी है, लोगों को ताकत मिली है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है, इस फैसले से मैं समझता हूं संदेश गया है प्रदेश में, और जिस रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विपक्ष के नेता कदम से कदम मिलाकर प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, मैं समझता हूं कि ये एक सकारात्मक विकल्प के रूप में आज प्रदेश के लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और प्रदेश के लोगों को ताकत मिलेगी जिससे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा अभूतपूर्व स्वागत किसी पार्टी के अध्यक्ष का होते हुए नहीं देखा। एक बात जो स्पष्ट रूप में सामने आ रही है कि आज कांग्रेस का वर्कर उत्साहित है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों को एक संगठित स्वरूप में देख रहा हूं। इस बात का मुझे बड़ा हर्ष है कि आज इस नेतृत्व को, श्रीमती सोनिया गांधी के फैसले को हमारे कार्यकर्ताओं ने खुले दिल से, बड़े अरमान के साथ स्वीकार किया है। जो लड़ाई, बदलाव की लड़ाई, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने गुटबाजी को लेकर लगे हाथ कांग्रेस पर तंज भी कस दिया। शुरुआत होते ही चाहे वो कुलदीप बिश्नोई का बयान हो, रणदीप सुरजेवाला का बयान हो, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आपसी मनभेद मतभेद हैं। कितने दिन चलेंगे, किस हालात में चलेंगे, तो आने वाले समय में आपके और मेरे आगे होगा। मैं ये मानता हूँ कि कप्तान बदलने से टीम अच्छी कितनी होती है, ये हमने कांग्रेस के अंदर देखा है। और पंजाब में कप्तान बदला और क्या हालात कांग्रेस की हुई। अभी हिमाचल में कप्तान बदला है, क्या हालात होंगी ये तो आपको हिमाचल ही बता देंगे। एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, जब ऐसा सुनने में आता है तो एक गाड़ी की सवारी नजर आती है। क्या ये गाड़ी की सवारी एक साथ आपको नजर कहीं आई? मैं कांग्रेस के लोगों को एक साथ बैठा हुआ भी देख लूं तो भी मैं ये बात समझ जाऊंगा कि कांग्रेस यूनाइटेड हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी नेपाल के दौरे पर हैं, कुलदीप जी उनका इंतजार कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये आपस में, मैं भिवानी के दौरे पर था, वहाँ मैडम हमारी बड़ी बहन श्रुति जी, उन्होंने किसी की तस्वीर ही नहीं लगाई, वो आज आई नहीं, उन्होंने अपने आप को बताया कि कोरोना से संक्रमित हैं। बाकी लोग, यानी वही स्थिति है, यथा स्थिति जो पहले बनी हुई थी वही स्थिति है। वो चेहरा बदल दें, वो क्या कहावत थी कि बोतल बदल जाने से उसके इंग्रेडिएंट नहीं, वो इंग्रेडिएंट वही है। बहरहाल तो चेहरा बदल गया, लेकिन क्या वाकई परिणाम भी बदलेगा, ये सवाल सबके सामने है। क्योंकि जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई है तो फिर उसके बाद जिम्मेदारी को आपको निभाना भी पड़ेगा। सवाल इस बात का कि ताजपोशी के बहाने हुड्डा ने ताकत तो दिखाई, लेकिन इस ताकत से क्या मिला है कांग्रेस को, यह भी अपने आप में सवाल होगा। हरियाणा में कांग्रेस मतलब अब क्या सिर्फ हुड्डा हम माने? हरियाणा में कांग्रेस का मतलब क्या अब सिर्फ हुड्डा है? ये सवाल है। बदलाव हुआ तो गुटबाजी खत्म हो जाएगी या खत्म हो गई, ये अपने आप में सवाल है। आपने सुना कि दिग्विजय ने कहा कि कैसे कौन कौन नेता इससे दूरी बना चुके हैं, या फिर उन्होंने कहा कि इस वजह से हम वहां पर नहीं आ पा रहे, इसलिए एक साथ इनको देखने का भी अगर हम मन करें तो शायद वो परिणाम में नहीं आ पाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्यव्रत शास्त्री साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। रविंद्र ढुल साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। विजेंद्र रेणु हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है रेणु साहब आपका। और केसी मलकानिया है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है केसी मलकानिया जी आपका। लेकिन उसके पहले मेरे सहयोगी, मेरे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ताकत दिखी है, लेकिन किसको दिखी है, बाकी दलों को या आपस में ही? देखिए, सवाल तो कांग्रेस को खुद भी इस पर आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि संगठनात्मक बदलाव पंजाब में भी किया गया था, लेकिन उसकी रेपुटेशंस जो देखने को मिली अंतरकलह फिर भी रही। आज प्रदर्शन, क्योंकि दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ तक जो
सियासत के रास्ते माप कर उदयभान का ये बड़ा काफिला चंडीगढ़ पहुंचा है। पदभार ग्रहण उनकी ओर से किया गया है चंडीगढ़ में। ऐसी परिस्थितियों में चुनौतियां उनके लिए कम नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज अतुल उनके हाथ में ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनके साथ में होगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि नाम वही है, चेहरे वही हैं और ऐसे में कांग्रेस की सियासत भी वही है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब इस अंतर कला को क्या खत्म कर पाने में सफल होते हैं उदयभान, या फिर वही तस्वीर एक बार फिर से कांग्रेस की जो है वो निकल कर आती है। क्योंकि आज के दिन की अगर बात करें तो जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया, लेकिन जिस तरह से खिलाफत उनके नाम के बाद से तुरंत बाद से होने लगी, कुलदीप बिश्नोई नाराज दिखे, रणदीप सुरजेवाला का उनको समर्थन मिला, किरण चौधरी कोविड के चलते नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्षों के साथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो दी गई है, जो सेट फॉर्मूला कांग्रेस की ओर से नया अडॉप्ट किया गया है पंजाब में, इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है जिस तरह से उतारा गया था जब नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपी गई थी, 5 कार्यकारी अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे। ऐसे में हरियाणा की सियासत में ये कार्यकारी अध्यक्षों के साथ अध्यक्ष की कुर्सी का तालमेल कितना रहता है, इसका जवाब भविष्य की कर में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि जीटी रोड बेल्ट के उन तमाम इलाकों से गुजरता हुआ ये काफिला चंडीगढ़ पहुंचा है और लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं एक ताकत दिखाने का, एक स्ट्रेंथ दिखाने का काम भी जो है यहाँ पर किया है। विपिन, एक सवाल और, जैसा आप कह रहे हैं कि भविष्य ही बताएगा कि परिणाम क्या आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस का मतलब हम सिर्फ अब हुड्डा माने, और दूसरा इसी में कि जिस तरीके से तस्वीर हमने देखी दीपेंद्र हुड्डा की, जितनी सक्रियता मैंने देखी, क्या ये माने कि हाँ हरियाणा में भी दीपेंद्र हुड्डा की सक्रियता और ज्यादा दिखाई देगी उदयभान के साथ? देखिए, लाजमी सी बात है, हरियाणा की कांग्रेस की अगर आप सियासत देखिए तो दिल्ली से भी लॉबिंग होती है और चंडीगढ़ पर अपना वर्चस्व बनाने को लेकर अलग अलग गुट जो है वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स हो, चाहे दिल्ली में बैठकर हो या चंडीगढ़ से दबाव बनाने की बात हो। पूर्व में हम देखते थे कि विधायक दलों की बैठक होती थी तो अलग अलग विधायक दलों की बैठकें बुलाई जाती थी, जिसमें अध्यक्ष नदारद रहा करते थे, अपने घरों पर ये बैठकें हुआ करती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उदयभान, क्योंकि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंस में से हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से उनका नाम जो है रेकमेंड किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में अब उदयभान के पास कमान है और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और आज वो स्ट्रेंथ आपको दिखाई भी दी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक मोराल देने का काम किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है उदयभान के साथ चलेंगे। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में ये जो तमाम नेता नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगियां दूर होंगी या फिर ये गिले शिकवे और ज्यादा बढ़ते जो है वो हरियाणा कांग्रेस के लिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार थे और यही सवाल था कि क्या बदलाव के बाद उसका परिणाम भी दिखाई देगा, कुछ असर दिखाई देगा, क्योंकि जो अंदर की गुटबाजी थी वो गुटबाजी क्या खत्म हो गई है? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही खुलकर नाराजगी और नाराज व्यक्ति का समर्थन करने वाले सामने आ गए। ढोल साहब बताइए, क्या माने, हुड्डा मतलब कांग्रेस या कांग्रेस मतलब हुड्डा? 14 फसलें देखिए, कांग्रेस के अंदर हम जो घाटा पड़ता है, ढोल साहब सारे प्रदेश में पानी की किल्लत समय समय पर हो जाती है। चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, ढोल साहब बोलिए आप। और रसोई की चिंता में भी आखिर चलिए, शायद कुछ समस्या आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त तस्वीर है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अगर बदलाव हुआ है तो बदलाव को मान सकते हैं, लेकिन बदलाव क्यों हो रहा है? विजेंद्र रेणु भी हमारे साथ हैं, केसी मलकानिया साहब है। मलकानिया साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? क्या मैं आपसे समझना चाहूंगा। विकास के काम ढोल साहब अपनी बात अब पूरी करें। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ गई ढोल साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस पार्टी में सभी नेताओं की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये बिल्कुल सही है कि इस समय पर हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर विश्वास करके उनके ऊपर जिम्मेदारी अधिक थोपी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नेताओं के ऊपर से जिम्मेदारी को कई तरह से कम किया गया है।
कांग्रेस हाईकमान का बिल्कुल स्पष्ट संदेश स्पष्ट तौर पे दिखता है कि जो जमीन पर और राजनीतिक तौर पे अधिक मजबूत है उन्हें जो है सड़क पर उतारा जाए, ताकि वो लोग जाकर के कांग्रेस के लिए जो है संघर्ष कर सके, हरियाणा के हितों के लिए हरियाणा के अंदर संघर्ष कर सके। बाकी जो मुझे लगता नहीं कि गुटबाजी वाली जो चीजें बात दिखती हैं जिस प्रकार की, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की बातें बनाई तो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की छोटी मोटी डिससेटिस्फेक्शन के अलावा कोई ऐसी कोई वोकल वॉइस सामने आई हो जिसको कि हम बहुत बड़े तौर पर गुटबाजी का जो है नाम दे सके। अब्दुल साहब, सुरजेवाला से भी बड़ा नाम कुछ होगा क्या? वो तो राष्ट्रीय तौर पर आपकी पार्टी की बात रखते हैं, और आपने कहा, मैंने मान लिया, क्या वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसका संदेश कुलदीप बिश्नोई, जो कि नाराज होकर बैठे हैं और अड़े बैठे हैं कि जब तक राहुल गांधी से मिलूंगा नहीं तब तक कुछ बोलूंगा नहीं, और फिर सुरजेवाला आकर समर्थन करते हैं, तो क्या वो संदेश उन तक नहीं पहुंचा है? देखिए एक बात बताइए अतुल जी, यदि कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते थे और हाईकमान ने उनकी जगह किसी और को अध्यक्ष चुना है, तो एक स्वाभाविक उनके अंदर एक नाराजगी होगी। उसको कोई ऐसा बड़ी बात उसको तूल देने की नहीं है। मुझे बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास है कि उन्हें मना भी लिया जाएगा और वो मान भी जाएंगे। तो वो सीनियर है, वरिष्ठ है। अगर वो मानने वाले होते तो अब तक मान जाते, और उनके मानने से पहले ही सुरजेवाला उनका समर्थन करके उनको भड़का भी रहे हैं। देखिए, सुरजेवाला जी का जो बयान था उनका निजी बयान था, राजनीतिक बयान नहीं डोल साहब, देखिए आप मजे हुए अधिवक्ता हैं, ये मत बताइए आप कि ये उनका निजी बयान था। सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, वहां पर वो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे थे। आप मजे हुए अधिवक्ता है, मुझे पता है, आप कोर्ट में बहुत अच्छी दलील देते हैं, मुझे पता है, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से जब आप दलील दे रहे हैं तो ये मत आप कहिए कि वो उनका निजी बयान था। वो बकायदा पीसी कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से बैठकर आरोप सरकार पर लगा रहे थे, और तब उन्होंने ये बात कही। हाँ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, यदि मेरी निजी राय को तवज्जो दी जाती यदि तो इस परिस्थिति में मैं मानता हूं कि वो ज्यादा सुटेबल थे। अब मतलब वो भी नाराज है, आप ये कह रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर देखो, सभी के पास मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है ढुल साहब। डिसेंट भी होता है राजनीति के अंदर, ऐसा नहीं है। नहीं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है ये दलील सही नहीं है, आपको खुद भी पता है अंदर की बात। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि भी मेरी निजी राय मानी जाती तो वो उनको कुलदीप बिश्नोई जी को अधिक ज्यादा जो है काबिल मानते थे इस पद के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जो है वोट का अधिकार और सोच का अधिकार सबके पास होता है, लेकिन फैसला हमेशा सामूहिक होता है। तो ये सामूहिक फैसला सामूहिक होता तो नाराजगी कहाँ होती ढुल साहब? शास्त्री साहब, निजी राय पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए कहना है, और आज जो ताकत दिखाई गई है, कुलदीप शर्मा जी कह रहे थे कि ऐसा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? 21 जगह पर जोरदार स्वागत। बीजेपी बताएगी बीजेपी कैसे देख रही है। शास्त्री साहब, तौर पे मानना है कि भाई हमने परफॉर्म करके दिखाया। मेरा शास्त्री साहब से ही सवाल है ढूल साहब। जी। शास्त्री साहब, अपनी आवाज आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। जी हाँ, अब बोलिए। ऐसा है, हाँ अतुल प्रताप जी, ये तो 21 के स्थान पे 51 भी हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। 200 किलोमीटर का काफिला, लंबा सफर, वहां कोई 21 को महत्व नहीं देता। इसलिए तो इस बात को तो अगर ताकत है, ये ताकत नहीं, यदि हम कोई नेता निकले तो वो 100 कार्यक्रम भी कर सकता है, लेकिन आपने 21 को बड़ा माना तो मैं आपकी बात का ज्यादा समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में मैं इसको मान लेता हूं। लेकिन देखिए, राजनीति के तौर के ऊपर जैसे ढुल साहब कह रहे हैं कि निर्णय सामूहिक होते हैं, तो सामूहिकता का प्रदर्शन भी होता तो हम मानते। देखिए, आज उदय भान जी की कमजोरी कहें या गुंडा जी की चालाकी कहें, उदय भान जी को के साथ जो 4 लोग ये थे, मैं पहली बार कहा था कि ये 4 व्यक्ति, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये 4 नहीं है, 4 किसी को उठा के ले जाने वाले लोग, और आज ये साबित कर दिया। उदय भान जी को स्वयं प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर योजना बनाकर उनको साथ लेकर चंडीगढ़ जाना चाहिए था, पहली बात। लेकिन यदि वो हुड्डा साहब के एहसान के नीचे दबे हैं तो उनको केंद्र की ओर से संदेश भेजना चाहिए था कि किसी भी सूरत में सब लोग यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि केंद्र का कमजोर होना और केंद्र की राज्य इकाइयों पर पकड़ न होने का यह सबसे बड़ा
एक उदाहरण है कि एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना। आपका यह प्रयोग पहले पंजाब में फेल हो चुका और फिर भी आपने हरियाणा में इस प्रयोग को किया, तो इसको जस्ट वेरीफाई करने के लिए केंद्र की ओर से यदि केंद्र का नेतृत्व मजबूत होता तो सबको कहता जो है वो आगे करेंगे, पहले इस काम को पूरा करें। लेकिन इससे केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी झलकती है, उदय भान जी की अपरिपक्वता दिखाई देती है और हुड्डा साहब की राजनीतिक चतुराई दिखाई देती है। मुझे इतना ही कहना है, आगे जो ढुल साहब की जो एक मजबूरी है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने राजनीतिक तौर पर इस बात को सुन सकता हूं कि ये एक राजनीतिक भूल है और राजनीति के अंदर पार्टियों को छोटी हो बड़ी हो, बीजेपी आज ही बड़ी पार्टी हुई है। बीजेपी तो बहुत इनिशियल से लेकर आई है। और एक बात कहता हुआ अपनी बात को पूरी करूंगा कि आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की रोहतक रैली है, कल उनका जन्मदिन है और हरियाणा ने तय किया कि मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर हम एक व्यक्ति 100 व्यक्ति से संपर्क करेगा और उसका अभियान का शुरुआत कर देखी है मनोहर लाल जी के जन्मदिन के साथ रोहतक कार्यालय में कल से शुरुआत हो। ठीक है, आप देखिए राजनीति में बड़ी और छोटी बात नहीं, आपका बड़प्पन और छोटापन आपके कृत्यों से दिखाई देता है। आपने कितनी बड़ी ताकत चंडीगढ़ के रास्ते दिखाई हो, लेकिन उतनी ही कमजोरी के लोगों ने नब्ज देखी है। इसलिए भाजपा के लिए कांग्रेस नई नहीं है, कांग्रेस के लिए हम 2 बार चुनौती बनकर आए, दोनों बार उनको शिकस्त दी हमने और आगे हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। 14 में हम कांग्रेस से पीछे। ठीक है, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अब हुड्डामय हो गई है कांग्रेस, तो वो कितना आगे निकल पाएगी, सवाल ढुल साहब से मेरा रहेगा। लेकिन उसके पहले रेडू साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो ताकत है, ये ताकत एक विपक्ष की ताकत के तौर पर दिखाई गई है। आप लोगों को अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे कवायद को कांग्रेस की? क्योंकि ढुल साहब का कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सिर्फ एक संदेश ऊपर से आया था, वो संदेश इनकी पार्टी ने फॉलो किया। अगर किसी की नाराजगी है भी तो वो दूर हो जाएगी, उससे बहुत बड़ा कोई फेरबदल नहीं होने वाला, उसका कोई बहुत ज्यादा परिणाम में दखल नहीं होने वाला। अतुल प्रताप जी, सभी को नमस्कार। देखिए, रविंद्र ढूल जी क्या कह रहे हैं और शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, उसको आप एक तरफ कर देते हैं हम उन बातों को। जिस प्रकार से अभी ये बताया गया आपके चैनल पर कि इसकी जगह हुड्डा जी का जोरदार स्वागत हुआ, मैं मानता हूं कि स्वागत हुआ। 10 साल ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज भी कांग्रेस पार्टी के 31 में से 24 एमएलए इनके साथ में खड़े हैं और 24 के 24 एमएलए शुरू से ही इनके साथ खड़े हैं। तो 24 एमएलए ने यदि 21 जगह प्रोग्राम कर दिया, 200-400 आदमी इकट्ठे करके फूल माला पहना दी गई, तो उससे पार्टी की आप एकता नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। देखिए, जब इन्होंने 4 तारीख का फिक्स प्रोग्राम कर दिया, 4 तारीख को चारों कार्यकारी अध्यक्ष और अपने प्रधान जी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए हुड्डा ग्रुप की तरफ से किसको इसमें बुलाने का प्रयास किया गया? या हाई कमान से कह करके ये कहा गया कि आप कुमारी शैलजा जी को बोलिए, किरण चौधरी जी को बोलिए, कुलदीप बिश्नोई जी को बोलिए या रणदीप जी को बोलिए कि ये सामूहिक प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, आप सारे के सारे इसमें हाजिर हों। क्या 1% भी कहीं किसी प्रकार का प्रयास किया गया? मुझे नहीं लगता कि नहीं किया गया। नंबर 1 बात, अगर ये एकता होती तो मनाने का प्रयास करना होता तो आज ही शपथ ग्रहण समारोह में इनको शामिल करने का कम से कम प्रयास जरूर किया जाता है। शामिल होते ना होते वो एक अलग बात थी, लेकिन जब प्रयास ही नहीं किया गया तो हुड्डा साहब ने ये सोच लिया कि हम ना इनको टोकेंगे ना हम इनको पूछेंगे, ये अपनी डपली बजाए, हम अपनी डपली बजाने का काम करें। नंबर 1 बात। नंबर 2, अतुल जी, आप कहते कि उदय भान जी ने शपथ ग्रहण समारोह शपथ आज ग्रहण की, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहती है, मैं कहता हूं कि आज का दरअसल वास्तव में देखा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन हो चाहे शपथ ग्रहण समारोह, ये दीपेंद्र और भूपेंद्र जी का था। कहीं भी मैंने कई वीडियो देखी है, चाहे कुडली बॉर्डर की हो चाहे बहादुरगढ़ की हो, कई वीडियो मैंने देखी है, करनाल की देखे। हर ठीक है, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी बीच में कुछ कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं, उसके बाद में मलकानिया साहब के पास जाऊंगा। कुछ कह रहे थे, चलिए अभी फ्रेम चला गया। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको। मलकानिया साहब, उदय भान का उदय हो गया, लेकिन वाकई किसका उदय आप देख रहे हैं? जिस बात का रेडू साहब जिक्र कर रहे हैं कि असल में तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही दिख रहे थे, उदय भान का तो सिर्फ शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय किया गया था। मलकानिया साहब। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ,
देखो जी, कांग्रेस में तो फूट है, वो जग जाए। अच्छा होता कि अगर केंद्र से कोई साथ में आता, और ये जो सब समारोह हो रहे हैं इसमें जो भी गुट है उन सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाता, चाहे राहुल जी आते या सोनिया जी आती या किसी और को भेजते, केंद्र से कोई ना कोई आता और इन सभी गुटों को इकट्ठा करके एक जगह मिलाकर सब समारोह में शामिल करने की कोशिश की जाती। परंतु हमें लगता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है कमजोर है, उससे ये जो प्रदेश के संगठन है वो डरते नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। एक प्रधान बना दिया, उसके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, इसीलिए बनाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े। परंतु कांग्रेस के जुड़ने के साथ साथ जो नेता, जो गुट हैं, जैसे किरण चौधरी जी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, या दूसरे नेता जो आए नहीं, शामिल नहीं हुए, उनको साथ बुलाना चाहिए था। केंद्र से राहुल जी होते या नहीं, वो तो नेपाल गए हैं, अभी ढुल साहब ने, रेडू साहब ने बताया था। तो सारे इकट्ठे होते और एक मंच में होते और नजर आता है। हुड्डा जी का कद काफी बड़ा है, ये मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ लोग चलेंगे। परंतु जो छोटे छोटे गुट हैं वो शायद ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कुलदीप बिश्नोई की पहले चर्चा थी कि उन्हें प्रधान बनाया जा रहा है, अब उन्हें प्रधान नहीं बनाया गया, तो वो कहते हैं कि राहुल जी एक बार मेरे साथ बात करें, उसके बाद मैं अब बात करूंगा। अगर हुड्डा जी या दूसरे नेता भी प्रयास करते और उनको साथ लाते और एक मंच में बैठते तो एक तरह का संदेश जाता, तो ये बढ़िया होता। अभी ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में फूट है और इसको दूर करने की आवश्यकता है। बताइए ढुल साहब। अतुल जी, मैं मलकानिया साहब से एक और बात करना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के सारे नेता दौड़ में, चाहे वो रणदीप जी थे, कुलदीप जी थे, हमारी शैलजा थी, तो वो तो थी ही, उन्हीं से कार्यकाल भी उसका पूरा नहीं हो पाया। उदय भान जी की योग्यता पर, काबिलियत पर मैं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करता, ना ही मैं उनके बारे में कोई जिक्र करता हूँ। लेकिन आज तक हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कितने अग्रिम पंक्ति में थे वो, अब एक पीछे से व्यक्ति को लाकर के अग्रिम पंक्ति के लोगों के ऊपर अगर बिठाने का प्रयास किया जाएगा तो कौन उसको बर्दाश्त करेगा और क्यों करेगा? क्यों नहीं इन्हीं में से किसी को समझा बुझा करके अगर इनको नेता बनाते, शायद कांग्रेस कहीं कहीं मजबूत हो जाती। लेकिन जिस प्रकार से एक व्यक्ति का दबाव में आकर के, केवल और केवल मात्र भूपेंद्र जी के दबाव में आकर के उदय भान जी को सहमति देनी पड़ी, उसको अध्यक्ष बनाना पड़ा। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो सीनियर नेता है, इनका बड़ा अपमान किया है। सबसे बड़ा अपमान जो हुआ है वो कुमारी शैलजा जी का हुआ है। सितंबर 2019 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और जहां तक मैंने सुना है कांग्रेस का 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो इनको अपनी एक टर्म भी पूरी नहीं करने दी गई और बीच में ही इनको बदलने का काम करवाएगा, वो भी बाहरी बेइज्जती कर करके। ठीक है ढोल साहब से इसका जवाब देते हैं। ढोल साहब बताइए, मलकानिया साहब ने जो कहा उसका जवाब दीजिए, रेडू साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। शास्त्री साहब ने कहा कि आप कितना भी शक्ति प्रदर्शन कर लें, बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है और आपके यहाँ गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। ठीक है, अच्छी बात है। यदि इनको लगता है कि ये बहुत आगे निकल चुके हैं तो मैं तो इनका स्वागत करता हूँ और इनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत आगे निकल गए हैं। इन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के बूते आगे गए हैं। तो अब यहाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, कुछ न कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां रही होंगी, यही कारण है कि कांग्रेस पीछे गई है। उन कमी और कमजोरियों से आगे बढ़ करके हम भी संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पे ये सोच करके ना बैठ जाए कि हम ये हमेशा हमसे आगे ही रहेंगे। अब इनका समय बिल्कुल नहीं है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ। ये सोच कर ना बैठे कि हम इनसे पीछे ही रहेंगे, हम पहले इनसे आगे थे और हम आगे इनसे आगे ही रहेंगे। इनका समय था, जितना इन्होंने राज किया है, इन्होंने जो सेवा की है कथित तौर पर, उनको हमने देखा है, सारे प्रदेश सब देखा है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। स्वागत करके इनको मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, तुम अपना संघर्ष करो, हम अपना संघर्ष करते हैं। जनता जिसको सही मानेगी उसको आगे। लेकिन पार्टी के अंदर ही अगर संघर्ष होगा तो उसका क्या करेगी बीजेपी? उसका इलाज बीजेपी नहीं करेगी ना ढोल साहब। पार्टी के अंदर का संघर्ष तो आप लोग को करना होगा। जहाँ तक पार्टी के अंदर का संघर्ष है, तो पार्टी क्योंकि पुरानी है, देखो निश्चित तौर पर बात है कि बहुत एक कठिन समय से, कठिन दौर से पार्टी गुजर रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक और शुबह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे को। मतलब आप मान रहे हैं गुटबाजी है?
पूरी की पूरी पार्टी की बात करूंगा। ईमानदारी से मैं कोई हमारे अंदर कोई इस बारे में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि बहुत अच्छा समय है, लेकिन निश्चित तौर पे एक आत्ममंथन का समय है। उस आत्ममंथन के समय पर पार्टी को प्रयोग करने का भी अधिकार है और पार्टी को सभी नेताओं को सुनने का भी अधिकार है। पार्टी सुन भी रही है और पार्टी ने एक नया प्रोग्राम, एक नए तरीके से एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सफल होगा। जहाँ तक बात कुमारी शैलजा जी की बेइज्जती की है, तो मैं इस बात से कतई भी वाकिफियत नहीं रखता। पहली बात तो उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक बयान दिखाई है। दूसरी बात उनके क्या इमरजेंसी आ गई थी, क्या इमरजेंसी आ गई थी, सारे साल से पहले ही बदलना पड़ा। जितेंद्र जी आपको सुन रहा था मैं, एक मिनट की पूरी बात अपने बड़े भाई है, तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक बात कुमारी शैलजा जी की है, कुमारी शैलजा जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी भी बड़े नेता की उनके प्रति। अब ढुल साहब फिर से कहूंगा, आप बहुत मजे हुए वकील हैं, अब आप कहेंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तो आपकी उनकी तरफ से भी कहा है। नहीं, अगर सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी तो आपने कहा वो निजी बयान था, शैलजा देती तो भी आप कह देते उनका निजी बयान है, फिर आप कहते हैं कि प्रतिक्रिया निजी है। अतुल जी उन्होंने खुद कहा कि निजी है, मैंने नहीं कहा। मैं तो नहीं मान सकता ना कि निजी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो पीसी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरा निजी है। मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। जहां तक बात कुमारी शैलजा जी की है, उनके खिलाफ किसने बोला मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी बड़े नेता ने उनके खिलाफ कोई बात कही है क्या? बिल्कुल भी नहीं कही है, किसी ने भी नहीं कही है। उनका बहुत सम्मानित है और उनका सम्मान, उनका अपना पार्टी हाईकमान उनको कहाँ एडजस्ट करना चाहती है, कहाँ नहीं करना चाहती है, पूरी तरह से पार्टी हाईकमान तय करेंगे, ना कि हम। हमारा काम है पार्टी की सेवा करना बस। रविंद्र जी, शास्त्री साहब अच्छा विजेंद्र लड़ू कुछ पूछ रहे हैं, जल्दी से अपनी बात कीजिए। मैं आ रहा हूँ, शास्त्री साहब आ रहे हैं। अरुण जी, मैं रविंद्र भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि जब पार्टी का कोई अध्यक्ष है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो कोई कार्यक्रम करता है और उसके पैरेलल में यदि कोई दूसरा नेता सीएलपी का लीडर अलग से कार्यक्रम करता है और सेम डे में भी करते हैं, तो क्या ये अपमान नहीं है पीसीसी प्रेसिडेंट का? बताइए इससे बड़ा क्या अपमान होगा? 12 तारीख को जब 12 तारीख को सोनिया जी से मिलकर के आती है शैलजा जी और वहां ऑफर करके मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया हुआ है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, आज चाहे तो आप मेरा इस्तीफा ले लो। तो ये वर्ड एक इतनी सीनियर लीडर के लिए जो कई बार राज्यसभा, बताइए ढुल साहब जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शास्त्री साहब के पास जाऊं। ढुल साहब, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है जो कि बिल्कुल साफ लगता है कि उन्होंने महसूस किया है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जो इस कार्यक्रम के बारे में बात कर रही है, पहले सीएलपी की मीटिंग रखी गई थी, दूसरी मीटिंग बाद में रखी गई थी। जो हुआ वो उसके कारण से हुआ। तो सीएलपी नहीं, यही तो पूछा उन्होंने कि दूसरी मीटिंग क्यों रख दी गई, उसका कारण क्या था? जब पहली मीटिंग तय थी तो दूसरी मीटिंग क्यों तय हो गई? मैं कह रहा हूँ ये दूसरी मीटिंग किस कारण से हुई है। मैं फिर से कहूंगा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इसमें बहुत कुछ बोलने को है नहीं। बहरहाल शास्त्री साहब, जो एक सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि बीजेपी आगे, ठीक है आपका संघर्ष था, ढुल साहब ने उसको स्वीकार भी किया, लेकिन अब सवाल यह है, चुनावी दौर चल रहा था, जब चुनाव परिणाम आए तो कहा गया कि अगर ये बदलाव पहले ही हो जाता, अगर हुड्डा साहब को कमान पहले दे दी जाती तो शायद कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो कुछ और होता। आपको नहीं लगता कि अब पूरी कांग्रेस हुड्डामय है तो शायद वो तस्वीर हो सकती है, कांग्रेस ऐसा मानेगी? देखिए अतुल जी, पहले तो मैं ढुल साहब का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बढ़ती भाजपा के प्रति अपनी सहानुभूति रखी और निश्चित रूप से देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया भाजपा ने, जो भाजपा कभी पीछे नहीं आएगी, भाजपा आगे बढ़ेगी। जो साथी और आगे बढ़े, हमें उसका ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम भाजपा के पैरों को रोकने की ताकत अब दूसरे संगठनों में नहीं रहेगी। और उसकी स्वीकृति जो है ढुल साहब के राजनीतिक परिपक्वता के लिए मैं कहता हूँ। और दूसरी बात मैं ढुल साहब के लिए कहूंगा कि उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रति कि बड़े सीनियर लीडरों को, नेताओं के ऊपर किसी को बैठा दे तो कौन सहन करेगा। तो इसका मतलब कि आपकी पार्टी में तो किसी को बड़ा होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आपके तो अध्यक्ष राष्ट्रीय और बाकी के लोग हैं, वो एक ही परिवार के और एक ही व्यक्ति होता है, तो आप तो बड़ा होने नहीं देंगे। ये जनता ने आपकी बात को सुनना शुरू किया तो समझ में आएगा कि आपको धरातल पर जमीन दिखा दी कि आप केवल जो एक परिवार है उसको ही आप केवल बड़ा मानते हैं, बाकी को सब उसके थल्ले थल्ले मानते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र जी रुकिएगा कि राजनीति के अंदर संगठन सूत्र एक बहुत बड़ी एक चीज होती है।
राजनीतिक पार्टी के जब सत्ता में आती है तब उसकी पार्टी का प्रक्रिया क्या होती है, उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, और जब वो विपक्ष में होती है तो उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, ये शायद भाजपा के बाद दूसरी पार्टियों ने सीखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति संगठन शास्त्र के आधार पर चलाई और उस संगठन शास्त्र के आधार पर चलते चलते आपको ध्यान में आया होगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री होते हुए भी इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो सम्मान देता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के, वो अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को कितना सम्मान देते हैं और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को कितना सम्मान देते हैं। राजनीति की महत्वाकांक्षा केवल इनेलो या कांग्रेस में नहीं है, सभी पार्टियों में होती है, सभी लोगों में होती है और वो महत्वाकांक्षा के लिए ही राजनीति में आते हैं। जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती वो राजनीति के अलावा बाकी बहुत संगठन होते करते हैं, लेकिन वो महत्वाकांक्षा जब जुतियों में घलकर बटने लगे तो समझो कि वो महत्वाकांक्षा नहीं, वो सर धड़ की बाजी लगा रहे, किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर के ऊपर कुछ भी हो जाए इसको नहीं आने दूंगा और मैं आगे रहूंगा। तो ये जो स्थिति आ जाती है उसमें विशेषकर जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो सत्ता तक पहुंचने का कभी अपना मंसूबा पूरा नहीं कर पाती। इसलिए राजनीति के अंदर लोकतंत्र है भारत में और लोकतंत्र में अनेक पार्टियां हों, ये लोकतंत्र की खूबी है। उनमें सबसे योग्य व्यक्तियों का चयन हो, योग्य व्यक्ति अपनी पार्टी के साथ साथ, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड और माई सेल्फ लास्ट, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी ने रखा। और कोई भी राजनीतिक दल यदि इस बात को लेकर चलेगा तो किसी से उसका मुकाबला नहीं, उसका मुकाबला राष्ट्रीय राजनीति से होगा कि मैं इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए क्या करूंगा। पहले मैं नहीं, मेरा प्रदेश या मेरा देश, उसके बाद मेरी पार्टी और उसके बाद मैं। ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। यदि इस देश के अंदर बाकी लोकतंत्र के अंदर मजबूत होने के लिए पार्टियां चलाना चाहते हैं तो उनको इस सिद्धांत के ऊपर चलना पड़ेगा और जब तक ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र के अंदर जनता आपको स्वीकार करने वाली नहीं। ठीक है, अब यहां पर सवाल इसी बात का है, रेणु साहब मैं आपके पास आ रहा हूं कि जनता कैसे स्वीकार करे। अगर रेणु साहब ये दलील दे रहे हैं, उनका कहना है कि सब कोई एक है, संदेश शीर्ष नेतृत्व ने दिया था और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को अगर है भी तो उनको मना लेंगे, यानी कुलदीप बिश्नोई मान जाएंगे। कैसे माने कि हाँ ये बात धरातल पर भी जाएगी, क्योंकि आज जो नजारा दिखा, जो भीड़ दिखी, ये सभी जगहों से खबरें आई कि वहां पर समर्थक थे, हुड्डा समर्थक। हाँ अतुल जी, देखिए जिस प्रकार से रविंद्र जी का तो चलो फर्ज बनता है, उनको तो कहना यही बात है कि मना लिया जाएगा, लेकिन मैं रविंद्र जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये समझाना चाहता हूँ कि जो आज का दिन था कांग्रेस के लिए, अगर किसी के परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है तो उस खुशी के माहौल में रूठे हुओं को मनाने का काम किया जाता है, लेकिन इस खुशी के माहौल पर ही आज भी इन्होंने इनको किसी को भी मनाने का प्रयास नहीं किया, जरा सा भी प्रयास नहीं किया, तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि वो मानने वाले मान जाएंगे। हमें नहीं लगता कि वो मानेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आज भी उनका जो एक अपमान हुआ है या उनको पीछे रखा गया, आज भी इस समारोह के ऊपर जब उनको नहीं पूछताछ की गई थी तो वो कैसे मानेंगे, किस प्रकार से मानेंगे, वो तो रविंद्र भाई ही बता सकते हैं। लेकिन मैं अभी शास्त्री जी की ओर एक बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी छोटों को आगे नहीं लाने का काम नहीं करते। शास्त्री जी आप सब जानते हैं भाजपा का मोस्टली जो नेता दल लोग हैं वो इनेलो से ही निकले हुए हैं और इसी प्रकार से कांग्रेस में भी अधिकांश नेता ऐसे, ताऊ देवीलाल जी ऐसे नेता हुआ करते थे, वो किसी का भी कॉलर पकड़ कर गरीब से गरीब व्यक्ति को उठा करके वो नेता बनाने का काम करते थे। अरे पूरे हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो नेताओं की नर्सरी के रूप में विख्यात है, जहाँ से नेता निकलते हैं। और आज कांग्रेस ले लो, भाजपा ले लो, सभी ने कांग्रेस इनेलो पार्टी की नर्सरी से निकले हुए नेता शासन संभाले हुए हैं। नंबर 2, आपने कहा शास्त्री जी, बड़े मुझे अजीब लगा कि भाजपा ने ऐसा सिस्टम बना लिया है। आप किस मुंह से शास्त्री जी ये बात कहते? परसों सीएमआई की रिपोर्ट आई है, पूरे हिंदुस्तान का बेरोजगारी का दर 7.895 है और हरियाणा प्रदेश का 34.5 है। क्या यही सिस्टम आपने खड़ा किया है?
कि पूरे हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी की दर है उसका लगभग 5 गुना ज्यादा हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की दर लेकर के आज आप नंबर 1 पर हिंदुस्तान में खड़े हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार शास्त्री भी आज हरियाणा प्रदेश में है। इतने पेपर लीक हो चुके हैं, इतने गड़बड़ घाले हुए, सब में जाऊंगा तो ज्यादा आज की डिबेट कुछ अलग है, मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। तो इसके बावजूद अगर यही सिस्टम जनता को पसंद है तो फैसला तो जनता करेगी, मेरे हाथ में नहीं, बिल्कुल जनता ही फैसला करेगी। और उनके यहाँ तो बदलाव हुआ है, उनका पार्टी संगठन बढ़ा है, आपको भी अपने पार्टी संगठन को और मजबूत करना है। ये चुनौती आपके लिए भी है रेणु साहब, इसको भी आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। केसी मलकानिया साहब, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा, जो कुछ है एक कवायद है, एक पार्टी के अंदर की कवायद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाँ इससे जो भी डेंट था अभी तक वो डेंट दूर हो पाएगा? अभी फिर से अगर आप मान रहे हैं कि हाँ गलती हुई, कम से कम ऊपर से कोई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संदेश आता या कोई व्यक्ति आता तो एक मैसेज तो जाता कि नहीं अब कुछ सब कुछ सही करने के लिए हमने तय किया है, उस राह पर हैं हम। ये तो उन्होंने सोचा था, हाईकमान ने यह सोचा था बहुत से जो गुट हैं उनमें आपने खिंचातानी है, अगर हम अननोन चेहरा देंगे तो हो सकता है वो सभी को साथ लेकर चले, परंतु उसके साथ थप्पा लग गया हुड्डा ग्रुप का कि ये हुड्डा ग्रुप का, और जो किरण चौधरी यश सुरजेवाला दूसरे हैं ये नाराज इसलिए हो गए कि ये हुड्डा के और हुड्डा का कद अपना बड़ा है, उसके साथ लोग चले हैं, परंतु केंद्र से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। अभी चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, सोनिया या राहुल कौन कमान संभालता, क्योंकि परिवार से तो बात जाएगा नहीं, परंतु उसको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो किसी को भी कान खींच के बाहर निकाल सके जो पार्टी का विद्रोह करता है, परंतु उसके साथ पार्टी में फूट ना पड़े। तो इतना दलेरा उसमें दलेरी चाहिए, परंतु ऐसा है हिमाचल में अब चुनाव होने वाले हैं, प्रतिभा सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उनमें अपनी योग्यता भी है और साथ को ले जाने की लोगों को उसमें योग्यता भी है, और उसके साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी काम करने वाले हैं। हरियाणा में भी ऐसा हो सकता था अगर केंद्र की तरफ से ऐसा संदेश देता कि आपको चाहिए कि 10 दिन उदय भान जी की सब समारोह होगा, सब लोग इकट्ठे होकर मिले, और उदय भान जी को चाहिए था कि जो लोग नाराज हैं उनके पास स्वयं जाते, तो हुड्डा जी का कद बड़ा है वो नहीं जा सकते, हो सकता है उनसे कुछ बैर विरोध हो, परंतु उदय भान जी तो जा सकते थे, उन्हें जाकर पर्सनली इनवाइट करना चाहिए और आगे भी उन्हें ये कदम लेना पड़ेगा, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। नहीं तो आपको लगता है कि उदय भान जी ये फैसला कर सकते हैं कि मैं ही चला जाता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ले सकते हो, सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा मैं सभी से। बहुत शुक्रिया मलकानिया साहब आपका, शास्त्री जी आपका, ढुल साहब आपका और विजेंद्र रेणु साहब आपका भी। तो उदय भान की ताजपोशी तो हुई, लेकिन हुड्डा हावी दिखाई दिया और हुड्डा मैं कांग्रेस दिखाई दी। कई लोगों की नाराजगी जो कि खुलकर पहले सामने आई और कुछ लोग मंच पर ही नहीं आए, तो ये सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा कि इससे आखिर किसको फायदा मिल रहा, क्या कांग्रेस पार्टी को या फिर हुड्डा को? अब परिणाम क्या निकलेगा ये भविष्य बताएगा।